हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। तो जिन बच्चों का 4 मार्च को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए साइंस का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएंगे। जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे वो सभी वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ ही देर पहले अभी वायरल हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और सभी लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो सभी लोग ध्यान से सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे बच्चों। चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। कहता कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो किसी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा होती है पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर आपके सामने सवाल आ चुका है, बताइएगा आप लोग। 2 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ध्यान देंगे सभी लोग। 2 नंबर है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे-छोटे अक्षर को पढ़ते समय निम्न में से कौन-सा लेंस पसंद करेंगे? बताइए आप लोग क्या होगा 2 नंबर सवाल। तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे-छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 100% वायरल है बच्चों। और सभी लोग को जिनको भी इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त करना होगा वो इस नंबर पर मैसेज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करेंगे, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे और ये पूरा आपको क्वेश्चन आपके पास रहेगा। 3 नंबर सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा हुआ रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने सवाल आ चुका है। 4 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों। 4 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका, कहता है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना जो प्रतिबिंब है वह किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो व्यक्ति को जो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा अपने दर्पण दर्पण में उसका प्रतिबिंब, तो याद रखिएगा आप लोग करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है आप लोग का। याद रखेंगे 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 8 मीटर पर सेकेंड होगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है आपके सामने 5वां नंबर सवाल आपके सामने है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में कौन सा उत्पन्न दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? आप सभी लोग याद रखेंगे दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। बी नंबर ऑप्शन, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जिस चश्मे का प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ होता है? तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो चश्मे में लगा हुआ रहता है उसमें कौन सा लेंस रहता है? आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है 7 नंबर, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है बच्चों? याद रखेंगे कूलाम होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, कूलाम होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल 8वां नंबर सवाल आ चुका है आपके सामने कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक धन होते हैं दूसरा ऋण होता है। यह नामकरण किसने किया था ये बताइए आप लोग। तो यह नामकरण किसके द्वारा किया गया था ये बताओ बच्चों, क्या होगा राइट आंसर आपका? याद रखिएगा यह नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 9 नंबर सवाल है, एक पदार्थ में को एक कूलान धन आवेश में आवेशित किया जाता है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बच्चों कि एक कूलाम बताइएगा आप लोग, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? याद रखिएगा एक कूलाम में 6.25 गुने 10 पावर 18 कूलाम इलेक्ट्रॉन होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने सवाल आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल है कि 10 नंबर है आपके सामने, कहता है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट पर 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित किया जाता है
तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा 50 वाट इसका शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, इसलिए सभी लोग इसको जरूर ही देखकर जाइएगा बच्चों एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अगला आपके सामने है धात्विक, है ना, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? आप सभी लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है बच्चों। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्युत जनित्र जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है आप लोग का? आप लोग का राइट आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने आ चुका है 13 नंबर सवाल है। अगला कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन के समय परिपथ में जो है विद्युत धारा का जो मान है बच्चों, वो क्या होता है आप सभी लोग का? आप सभी मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि अभिक्रिया आपके सामने दिए गए हैं, इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें अभिक्रिया में क्या हो रहा है बच्चों? आप सभी लोग कहेंगे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, कार्बन एवं कार्बन एवं कार्बन जो है वो इसमें क्या है, अवकारक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है 15 नंबर, निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 देता है? तो निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 देता है? आप लोग कहेंगे H2 कौन देता है बच्चों? आप कहेंगे एल्युमिनियम देता है H2 बच्चों, याद रखिएगा एल्युमिनियम H2 देता है। अगला नंबर है 16 नंबर की, यह विलयन, यदि विलयन का पीएच मान 13 है, इसका अर्थ क्या होगा? यदि विलयन का पीएच मान 13 है, इसका यह अर्थ होता है ये प्रबल भास्मिक हो जाएगा, ये प्रबल भास्मिक हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताएंगे आप लोग 17 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है वो P4 होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, P4 होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है बच्चों कि पीतल में रहता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। 18 नंबर सवाल, तो पीतल में मतलब पीतल किस किस से पदार्थ का मिश्रण होता है? आप कहेंगे कॉपर और जिंक का होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? 19 नंबर सवाल है, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? आप सभी लोग याद रखेंगे धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, विद्युत धनात्मक होती है। अगला नंबर है 20 नंबर सवाल, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है बच्चों? आप कहेंगे कि चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा, तो चुंबकीय विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है 21 नंबर सवाल है कि कार्बनिक यौगिक के आवश्यक तत्व क्या होंगे, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो कार्बनिक यौगिक के आवश्यक जो तत्व होते हैं वो कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 22 नंबर कि अक्रिय तत्व कौन होता है, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग का। अक्रिय तत्व कौन होता है? आप लोग कहेंगे कि हीलियम जो है वो अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, हीलियम जो है वो अक्रिय तत्व है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल है कि एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का जो समान सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है? आप सभी लोग याद रखेंगे CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, CnH2n होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 24 नंबर है, अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो अपमार्जक बनाने में आप लोग कहेंगे अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि आवर्त सारणी में भी मतलब कि बोल रहा है कि 7a के जो तत्व होते हैं, 7a के वर्ग के जो तत्व होते हैं वह क्या कहलाते हैं?
तो 7A के जो तत्व होते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का बच्चों, तो याद रखोगे हाइड्रोजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, हाइड्रोजन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने सवाल है 26 नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृति के बारे में कौन सा असत्य है। याद रखिएगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, ये असत्य है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है 27 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है, बताइए आप लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होते हैं। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उत्पन्न जो होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज बच्चों। और ग्लूकोज क्या होता है, तो कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल आपके सामने है कि अंडाणु निषेचित होता है, बताइए आप लोग अंडाणु निषेचित होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ लगाते चलेंगे अपने मन में, आप लोग क्वेश्चन का जवाब लगाते चलेंगे कि क्या आप लोग का सही जा रहा है ना। और आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। तो आप लोग फेलोपियन नलिका कहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि श्वसन की क्रिया होती है बच्चों कहाँ पर होती है। तो श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है बच्चों, जल्दी बोलेंगे आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। आप सभी लोग का राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बी नंबर ऑप्शन। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला है 30 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन का दाब 120 होता है और अनुशीतलन जो है वो 80 होता है। और दोनों को बटा में लिखना है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग 120/80 होता है। अगला नंबर है 21 नंबर है कि पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। तो पतियों का जो मुरझाना है वह किस पादप हार्मोन के कारण संभव है। आप कहेंगे एब्सिसिक अम्ल के कारण संभव होता है, सी नंबर ऑप्शन, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। अगला है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयुक्त होता है। तो कौन से पादप नियंत्रक के द्वारा फल बेचने वाले फल को पकाते हैं। आप लोग कहेंगे एथिलीन के द्वारा फल बेचने वाले फल को पकाते हैं, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 33 नंबर, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4 होती है, याद रखिएगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा। अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को संयोजकता कहा जाता है। अगला है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर है 35 नंबर की चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। तो चमगादड़ और पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है बच्चों। आप कहेंगे कि समजात अंग के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, समजात अंग के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला आपके सामने सवाल आ चुका है। अगला नंबर ये 100% वायरल प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसी से आप लोग का क्या आएगा, इसी से 50% क्वेश्चन जो आज बताएंगे, इसी से 50% क्वेश्चन इसी वीडियो से रहने वाला है। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वे अंग जिसका उत्पत्ति तथा मूल संरचना में समान होते हैं किंतु कार्य के अनुसार उसकी बाहरी संरचना में परिवर्तन होता है, ऐसे अंग को क्या कहा जाता है। तो ऐसे अंग को क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, समजात अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, समजात अंग कहा जाता है। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, ये बताइए 37 नंबर का। तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या होगा बच्चों। आप सभी लोग याद रखेंगे कि बगीचा और खेत जो है वो कृत्रिम रूप से मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है। बगीचा और खेत मानव के द्वारा, जंगल क्या है तो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है। अगला है 38 नंबर की प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा जो सूर्य है वो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो वनों को संरक्षित जब करना है हम लोग को
तो कौन सी प्रक्रिया को बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा? तो आप लोग याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। इनमें से सभी क्रियाओं पर रोक लगाना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। अगला है 40 नंबर सवाल है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसे हम लोग जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहा जाता है। 41 है कि आमीटर को निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो आमीटर को निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है बच्चों? आमीटर की सहायता से धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद रखेंगे आप लोग, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है 42 नंबर, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको विद्युत मोटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, विद्युत मोटर कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में किस विधि के द्वारा जनन होता है बच्चों? जल्दी बोलेंगे आप लोग, क्या होगा राइट आंसर आप लोग का? तो प्लाज्मोडियम के बारे में हर बार परीक्षा में पूछता है बच्चों, तो याद रखेंगे बहुखंडन के द्वारा होता है। जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, पीडीएफ चाहिए, ठीक है? तो आपको हम जोड़ देंगे बच्चों और यहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है बच्चों? आप कहेंगे निकट में हम लोग अवतल दर्पण का नहीं, लेंस का उपयोग करते हैं बच्चों, बी नंबर ऑप्शन, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है 45 नंबर, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं ये बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या होगा राइट आंसर? आप कहेंगे पौधों में जो जनन अंग है वह पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 46 नंबर की मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधा का उपयोग किया था? तो मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधा का उपयोग किया? मटर के पौधे का उपयोग किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मटर के पौधे का उपयोग किए थे। अगला है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, बहुदिशीय होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर है कि ओजोन परत पाई जाती है, ये बताइए आप लोग 48 नंबर का। तो ओजोन परत पाई जाती है, आप सभी लोग कहेंगे कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन का सूत्र होता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, O3 होता है। अगला है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? बताइए आप लोग, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है ये बताइएगा जल्दी से, राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आप कहेंगे अवतल का उपयोग करते हैं, सी नंबर ऑप्शन, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ये बताएंगे आप सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के पूछ रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन, 2 नियम होते हैं। अगला है आपके सामने 51 नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल की 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बच्चों। आप लोग भी अपने मन में लगाते चलेंगे मेरे प्यारे भाई। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? आप लोग कहेंगे बड़ा प्रतिबिंब जो है, आप कहेंगे अवतल दर्पण में बनता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का बच्चों, बार बार परीक्षा में पूछा है। ये 19 में पूछा है, 2019 में पूछा है बच्चों, 2022 में पूछा है, फिर 23 में पूछा है बच्चों। ठीक है, ये फेमस क्वेश्चन है, 23 में पूछा है बच्चों। तो ये फेमस क्वेश्चन इसलिए आप लोग पढ़कर याद कर लेंगे। दंत विशेषज्ञ के द्वारा किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है?
तो जो मरीज के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं दंत विशेषज्ञ? आप कहेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं ताकि अच्छा से देखकर इलाज कर सकें। अगला आपके सामने सवाल आता है 54 नंबर। कहता है कि किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? आप सभी लोग कहेंगे कि समतल और उत्तल में केवल और केवल आभासी और काल्पनिक ही बनते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, जिसको साइड मिरर कहते हैं, उसमें क्या लगा हुआ रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो साइड मिरर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल। उत्तल बोलते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है कि प्रकाश का तरंग उदाहरण है, बताइए आप लोग प्रकाश जो है वो किस तरंग का उदाहरण है बच्चों? प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? आप कहेंगे चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा बच्चों, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर है 58 नंबर आ चुका है आपके सामने। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच F बराबर R/2। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, F बराबर R/2। अगला है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? आप लोग कहेंगे काल्पनिक बनते हैं और हमेशा के लिए सीधा, हमेशा हमेशा सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन। अगला है आपके सामने है 60 नंबर कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो जिन बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आगे की पढ़ाई इसी प्रकार से होती रहेगी। वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और इसका पूरा PDF चाहिए 81 025 82 657 पर मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।